Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 8th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQs and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and other supplementary notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, you can enroll in this foundation batches where you can prepare for the civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations prelims 2020. So if you are preparing for this year prelims examinations, you can enroll in this test series. So for more information, you can call in this given number. So let's start today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है 2-deoxy D-ग्लूकोज से रिलेटेड। रिसेंटली जैसे आप लोग को मालूम होगा कि DRDO ने 2-deoxy D-ग्लूकोज एंटी कोविड ड्रग डेवलप किया है और ये ड्रग अपने क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दिया है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये 2-deoxy D-ग्लूकोज ड्रग है क्या और कैसे ये काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रग डेवलप किया है DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लैब मिलकर, ये इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है DRDO का, और ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये जो ड्रग बनाया है इसका नाम उन्होंने दिया है 2-deoxy D-ग्लूकोज। ये 2-deoxy D-ग्लूकोज आमतौर पे कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, बट इसका टेस्टिंग कोरोना वायरस में ये नया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज ये है कि द DGCI हैज ग्रांटेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल टू DRDO's 2DG ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये 2DG को ऑथराइज किया गया है कि इस ड्रग को हम यूज कर सकते हैं मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स के अंदर में। और ये जो 2G ड्रग है ये आमतौर पे ट्यूमर पेशेंट्स को दिया जाता था, और ट्यूमर पेशेंट्स या कैंसरस सेल के ऊपर में इसका ट्रायल चल रहा था और इसके रिसर्च चल रहा था। बट ये अभी कोरोना वायरस के केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। तो थोड़ा समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन और बाकी सारी चीज़ों को। देखिए, द ड्रग 2-deoxy ग्लूकोज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO's इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। तो ये DRDO की जो लैब है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, उन्होंने ये डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो डॉक्टर रेड्डीज और INMAS दोनों मिलके इस ड्रग को डेवलप किया है। एंड ये ड्रग जो है द क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट शो किया है, वेयर द क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट हैज शोन दैट दिस मॉलिक्यूल हेल्प इन फास्टर रिकवरी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड रिड्यूस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस। ये जो ड्रग है ऐसे पेशेंट्स को जिनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वह ऑक्सीजन होता है जो मेडिकल ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, और पेशेंट को असिस्टिव रेस्पिरेशंस के लिए ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, जहां पर उसके लंग्स को, उस पेशेंट्स को एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर की सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन उसके लंग्स खींचने में असमर्थ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ये ड्रग यूज किया जा सकता है और जिससे उस पेशेंट की सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी और बहुत फास्टर रिकवरी हो पाएगी। आप समझिए कि ये जो ड्रग है इससे इसी तरह का एक मिलता जुलता ड्रग वीराफिन जो था उसको भी रिसेंटली अप्रूव किया गया था अप्रैल मंथ में DCGI द्वारा, और इसको जाइडस कैडिला ने डेवलप किया था। ये भी एक कोरोना वायरस के पेशेंट्स को दिया जा सकता था जिनकी जो नॉर्मल जो आपकी जो मॉडरेट जो केसेस है उसमें इस ड्रग का यूज होता है आमतौर पर। आगे थोड़ा अगर देखा जाए इस ट्रायल के बारे में, तो इस ट्रायल में ये रिपोर्ट कहा ये गया है DRDO द्वारा कि द फेज 2 ट्रायल फॉर द 2DG ड्रग वेयर कंडक्टेड बिटवीन मई एंड अक्टूबर। इसके ऊपर में ट्रायल बहुत एक साल पहले से ही हो रहा था और ये मई अक्टूबर लास्ट ईयर में ही इसका ट्रायल चालू हो गया था जब कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। तो DRDO द्वारा कहा यह गया है कि इसका ट्रायल ऑलमोस्ट एक साल पहले से ही शुरू हो गया था और इसके ट्रायल में लगभग 6 हॉस्पिटल फेज 2 के ट्रायल में थे और उसके बाद 11 हॉस्पिटल्स और उनको जोड़ दिया गया था और लगभग 110 पेशेंट्स के ऊपर में इसका ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल में
एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ये 2 DG ड्रग दिया जा रहा था और जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को स्टैंडर्ड जो कोरोना की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही थी, जो आमतौर पे नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हो रही है आज हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो ट्रीटमेंट थी। उसमें देखा ये गया कि ये जो ऐसे पेशेंट जिनको 2 DG ड्रग दिया जा रहा था वो 2.5 डेज पहले ही रिकवर हो गया कंपेयर टू द दोज पेशेंट्स जिनको ये स्टैंडर्ड कोरोना ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन से जल्दी रिलीफ कराने के लिए ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है और ये जो ड्रग है वायरल लोड को भी कम करता है और वायरल के रेप्लिकेशंस को कम कर देता है। हम आगे समझेंगे ये कैसे ये रेप्लिकेशन को कम करता है। तो ये इस ट्रायल में बताया गया था DRDO द्वारा। दूसरा, ये अप्रूवल फॉर द फेज 3 ट्रायल वे आर गिवन इन नवंबर लास्ट ईयर ही नवंबर में इसका फेज 3 ट्रायल हुआ था एंड दिस ट्रायल्स वर कंडक्टेड एट 27 कोविड हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो देखिए गवर्नमेंट भी इस कोरोना को लेकर बहुत संजीदा है और गवर्नमेंट की अधिकतर एजेंसियां जो है ऑलरेडी ये काम कर रही है दिन रात। तो ये ट्रायल सिर्फ एक जगह नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रायल कर रहा था DRDO और आज उसके कहीं ना कहीं उस मेहनत का आज रिजल्ट आया, जिसमें आज हम इस 2 DG ड्रग को इवन पेशेंट यूज के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। Data pertaining to this trial showed a reduced dependence on oxygen among moderate cases of COVID-19 even in patient aged 65 and above। तो ये जो ड्रग है 65 साल और उससे ऊपर के एज के पेशेंट्स में भी इस ड्रग का यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर 2 DG ड्रग का मोड ऑफ एक्शन देखा जाए तो आमतौर पे ये 2 DG जो ड्रग है ये एनालोगस है ग्लूकोज का। मतलब आमतौर पे जो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, जो हमारा जो बॉडी में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है उसी ग्लूकोज का ये एनालोगस है। तो ये काम कैसे करता है थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए 2 DG binds to the infected cells selectively and prevents the glucose supply of the cells, which prevents the viral replications and growth, which leads to the decrease of viral load। देखिए आपको मालूम होगा कि ये जो कोरोना वायरस है उसके कुछ स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ एक स्पेशल तरह के स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस के, और ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही ये हमारे सेल या हमारे बॉडी में अटैच होता है ये कोरोना वायरस। अब जब भी ये कोरोना वायरस या अपने स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के एक रिसेप्टर्स होते हैं, जिस रिसेप्टर को बोला जाता है 2CE2, ये रिसेप्टर में आके ये अटैच होता है और जिससे कोरोना वायरस फिर अपना इफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको एक अटैचिंग या बाइंडिंग पॉइंट चाहिए। तो ये जो बाइंडिंग पॉइंट है ये सेल के ऊपर में प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं और इसी रिसेप्टर से बाइंड करता है कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। अब ये 2 DG ड्रग क्या करता है, देखिए हर एक सेल को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, या ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये ग्लूकोज कहीं ना कहीं सेल के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और ये ग्लूकोज हमारे सेल के मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ वगैरह में और इसके प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशंस में भी हेल्प करता है। अब इसी ग्लूकोज को यूज करके ये जो कोरोना वायरस है ये कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होता है और फॉर्म करता है, जिससे एक सेल से दूसरे सेल और बहुत सारे सेल को ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये 2G ड्रग सेल के ऊपर में अटैच हो जाता है 2G ड्रग। अब ये 2G ड्रग जैसे आके अटैच हुआ, यहाँ पर आपको डिटेल में दिखेगा, जैसे ये 2G ड्रग आके अटैच हुआ ये ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देता है। ये किसी भी तरह का ग्लूकोज के अपटेक को स्टॉप कर देता है और ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा तो वो सेल की डेथ हो सकती है और उस सेल के संग वायरस का जो रेप्लिकेशंस है वो भी कहीं ना कहीं इनहिबिट हो जाएगा और जिस इनहिबिशंस के चलते वायरल का लोड डिक्रीज हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में है। तो आप कुछ वैसा समझ लीजिए कि ये जो हमारे सेल का जो रिसेप्टर होता है जिसको हम यहाँ पर ACE2 रिसेप्टर बोल रहे हैं, इस ACE2 रिसेप्टर्स को या उस सेल के ऊपर में 2 DG जो ड्रग है वो आके बाइंड हो जा रहा है और 2 DG ड्रग आके बाइंड होने के चलते इस सेल में ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जा रही है। तो ये जैसी ये ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जा रही है, इसके ऊपर जो वायरस लगा हुआ है उसकी भी रेप्लिकेशन, क्योंकि ये सेल डेथ, ये सेल भी डेथ हो जाएगा और संग संग इस वायरस का रेप्लिकेशन भी स्टॉप हो जाएगा।
तो ये रेप्लिकेशन वायरल क्योंकि वायरस को भी चाहिए उस न्यूट्रिशंस या एनर्जी ताकि वो दे कैन ऑल्सो रेप्लिकेट, और यहाँ पर जब उस सेल को मार दिया जा रहा है तो उस तरह से आपके उस वायरस का भी रेप्लिकेशंस को कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉप या प्रिवेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए ये जो ड्रग है आमतौर पे कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है जहाँ पर कैंसरस सेल पे इस डीजी का यूज़ होता है, और कैंसरस सेल के डिस्ट्रक्शंस में ये 2DG हेल्प करता है। हालांकि ये 2DG का अभी तक DRDO ने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर में क्या दूसरे इफेक्टिव हेल्दी सेल्स है वो भी इफेक्ट होंगे कि नहीं, बट जो भी हो, अगर इफेक्ट दूसरे सेल्स में या हेल्दी सेल्स में होते भी हैं तो हमारा कॉस्ट और जो रिटर्न है, जो बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छा है। इससे हम बहुत सारे पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं। थोड़ा साइड इफेक्ट्स हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट पेशेंट की जान तो बचाई जा सकती है। ये 2G ड्रग एक पाउडर के फॉर्म में आएगा जिसको आराम से पानी में घोल के आराम से कोई भी पी सकता है। ये किसी भी तरह का इंजेक्शन फॉर्मेट में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। होप आपको ये पूरा मोड ऑफ एक्शंस ऑफ 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम इसको और भी डिटेल सेक्शंस में जहाँ पर जू स्टूडेंट्स या जूलॉजी स्टूडेंट्स के जो डिटेल में ग्लाइकोलिसिस की जो सेगमेंट होता है उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। बट आमतौर पे जनरल स्टडीज़ के लिए ये पूरी तरह से सफिशिएंट है और इतना ही आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये 2DG drug which comes in powder form in sachet has to be taken orally by dissolving it in water, and it accumulates in the virus infected cells and prevent virus growth by stopping viral synthesis and energy production, जो हमने आपको अभी कहा। क्योंकि ग्लूकोज का ही सप्लाई स्टॉप हो जा रहा है जिससे वो सेल भी मर रहा है और वायरस का भी रेप्लिकेशन बंद कर दिया जा रहा है। सेट द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2DG is a generic molecule and analogous of glucose, and it can easily produce and made available in plenty in the country. ये 2DG में हमें किसी रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं होने वाली, और ऐसा हम किसी दूसरे कंट्री पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे रॉ मटेरियल के लिए, तो हमें इसमें ऑप्टिमम या लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई या मैन्युफैक्चर में भी आसानी होगी। दूसरा, ये अगर बोला जाए 2DG का जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये कुछ है। दूसरा, द 2DG ड्रग लाइक ग्लूकोज स्प्रेड थ्रू द बॉडी रीचेस द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड प्रिवेंट वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड डिस्ट्रॉय देयर प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शंस। दिस ड्रग आल्सो वर्क्स ऑन वायरस इन्फेक्शंस spread into lungs which help us to decrease patients dependability on oxygen। तो ये जो कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन का भी जो फॉर्मेशन है उसको भी बंद कर दे रहा है। तो ना रहेगा कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन, ना ही वो हमें इन्फेक्ट कर पाएगा, और इससे वायरल लोड भी कम होगा। तो भी पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कोरोना वायरस 2DG का मोड ऑफ एक्शंस और कैसे ये काम करता है। इसका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसका फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ये है। तो होप ये जो ड्रग DRDO ने बनाया है ये हमें इस कोरोना वायरस से राहत देगा और कोरोना वायरस के पैंडेमिक को ख़त्म करने में ये हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से रिलेटेड। रिसेंटली कोरोना वायरस के सेकेंड वेव में बहुत सारे और भी डिजीजेस कहीं ना कहीं पॉपअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहे हैं इस कोरोना वायरस पेशेंट्स में। तो ये कुछ कोरोना वायरस के जो प्रीवियस कोरोना वायरस ऐसे पेशेंट जिनको पहले कोरोना वायरस हुआ था उनमें अभी ये ब्लैक फंगस केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये है क्या ब्लैक फंगस केसेस, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। इसको हम म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, प्रीवियसली इसको जाइगोमाइकोसिस बोला जाता था। इट इज़ अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। ये बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन होता है और ये बहुत हद तक बॉडी के जिस पार्ट में लगता है उसको रॉट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, बट बहुत ही रेयर हुआ करता था पहले ये। बट अभी ये उन पेशेंट्स में देखा जा रहा है जिन्होंने पहले इस कोरोना वायरस के केसेस, जिनको ये कोरोना वायरस हो चुका है और जिस पेशेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का यूज़ हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कैसे मोड ऑफ एक्शन, क्यों ये हो रहे हैं। दूसरा, इट इज कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटिस एंड दिस मोल्ड्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ये म्यूकोरमाइसिटिस ग्रुप के जितने भी फंगाई वगैरह होते हैं ये अधिकतर इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होते हैं।
Mucormycosis mainly affect people who have healthy problems or take medicines that lower the body's ability to fight germs and disease। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो स्टेरॉयड का जो यूज़ हो रहा है, आज हेवी स्टेरॉयड यूज़ हो रहा है हमारे पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट जिनके ऊपर में कोविड का इन्फेक्शन हो रखा है, कोविड-19 का इन्फेक्शन, जिसमें पेशेंट के पास या हॉस्पिटल के पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो ये स्टेरॉयड दें, जिससे उस वायरल के इन्फेक्शंस को या उसके ग्रोथ को रोका जा सके। बट ये हेवी स्टेरॉयड देने के चलते ये हमारे बॉडीज़ के अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं वीक हो रही है, और जब उसके चलते दूसरे कॉजल ऑर्गेनिजम्स को चांस मिल जा रहा है ग्रोथ होने में। तो म्यूकोरमाइकोसिस ये यही वो जर्म्स है या फंगी है जो हमें ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है। दूसरा, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द फेस नंबनेस, नोज ऑब्स्ट्रक्शन ऑन वन साइड, स्वेलिंग इन द आईज और इवन पेन। ट्रांसमिशन कैन ऑकर इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। हाउएवर द इन्फेक्शन इज नॉट कॉन्टेजियस, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्टेजियस नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा ये फंगल के और भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग को रिंग वॉर्म और जो स्किन डिजीज है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टिशियस होता है, बट ये इन्फेक्टिशियस नहीं है। इन्फेक्शन इज नॉट कॉन्टेजियस, मतलब ये जो रिंग वॉर्म जो होता है वो कॉन्टेजियस होता है, जबकि ये जो ब्लैक लंग डिजीज है वो कॉन्टेजियस नहीं होता है। दिस मीन्स इट कैनॉट ट्रांसमिट बिटवीन पीपल और बिटवीन पीपल एंड एनिमल। ये कुछ इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है, उनके लंग्स वगैरह या उनके पैरों में। हेवी स्टेरॉयड जहाँ पर यूज़ होता है उनको भी ये पेशेंट्स को हो सकता है, और पेशेंट केप्ट ऑन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, और ऐसे पेशेंट में भी हो सकता है जिनको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जाता है। तो साइन कुछ है, जैसे कि फेशियल पेन वगैरह होता है, सर दर्द वगैरह होगा, पेन इन द आईज, नेसल ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है एक साइड में, एंड फ्रेश ऑनसेट ऑफ हेडेक पोस्ट कोविड। इसका प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, प्रिकॉशंस तो आमतौर पे ये है कि डॉक्टर्स जितना ज़्यादा हो सके हैवी स्टेरॉयड का यूसेज रिड्यूस करें। अगर पेशेंट को किसी और तरीके से बचाया जा सकता है तो उसको यूज़ किया जाए, बट स्टेरॉयड का कम यूज़ हो, रैम्पेंट यूज़ नहीं होना चाहिए, अनलेस अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। तो ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस का। तो इसको आराम से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट बशर्ते बहुत पहले मालूम होना चाहिए। बट अगर मालूम नहीं चला तो ऑलमोस्ट इसका 50% मोर्टालिटी होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शंस का। आगे देखा जाए तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, दिस ट्रीटमेंट्स ऑफ दिस इन्फेक्शन इज पॉसिबल विथ प्रेस्क्रिप्शंस एंटीफंगल मेडिसिन, एंड इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली द इन्फेक्शन कैन बी फैटल एंड कैन ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ विजन। ये आंख खराब हो सकता है और लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। use of steroid to reduce inflammation in the treatment of COVID infection plus diabetes as comorbidity could be the reason for the rise in the number of black fungus infection again। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेरॉयड का यूज ही कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी। तो थोड़ा समझते हैं आखिर G7 और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज, जिसमें USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान आता है, हेल्ड ए मीटिंग इन लंडन, UK, एंड इट इज़ द 47th G7 समिट। द UK इज़ द होस्ट कंट्री। नेक्स्ट, इस G7 के समिट में कुछ इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट जो वर्ल्ड में जो चीज़ें घट रही है उसके ऊपर में डिस्कशन हुई थी। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट था, इनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, वो रशिया का इरिस्पॉन्सिबल एंड डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर, जो अभी उसने यूक्रेन के बॉर्डर में मिलिट्री बिल्डअप करके करा था। ये G7 कंट्रीज ने डिस्कस किया। दूसरा जो इशूज था रिलेटेड टू चाइना के जो यूगर मुस्लिम है और जिनजियान प्रोविंस में जो चाइना उनके रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों के ऊपर में जो सब टॉर्चर कर रहा है, वो दूसरा रीज़न थे। तीसरा था चाइना के जो पॉलिसीज टुवर्ड्स हांगकांग और हांगकांग के जो इंटरनल मैटर में डिस्टर्बेंस बाय चाइना, ये भी तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। और चौथा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था मिलिट्री कूप इन म्यांमार। इसके ऊपर में G7 कंट्रीज ने इसको डिस्कस किया था। इंडो पैसिफिक के लिए सपोर्ट फॉर द, उन्होंने कहा कि सपोर्ट फॉर द सेंट्रलिटी ऑफ द एशियन ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड रीइटरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विच इज इंक्लूसिव एंड बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शंस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो ये कुछ पॉइंट थे रिसेंटली G7 के डिस्कशंस के। एक तो रशिया का इशू, दूसरा चाइना का इशू यूगर मुस्लिम के ऊपर में, तीसरा चाइना का इंटरफेरेंस हांगकांग के इश्यूज में, और म्यांमार का मिलिट्री को।
अलॉन्ग विथ इस ग्रुप ने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन को कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर जो फ्री मूवमेंट वगैरह है, फ्री मूवमेंट और आसियन कंट्रीज़ के जो सपोर्ट, उनको ये लोग G7 कंट्रीज़ ने कहा कि इसको सपोर्ट किया जाएगा। G7 के बारे में अगर जाना जाए तो इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। ये 1975 में फॉर्म किया गया था और दिस ब्लॉक मीट्स एनुअली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसीज के ऊपर। G7 डज नॉट हैव ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड हेडक्वार्टर, इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है एंड द डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट आर नॉन बाइंडिंग। ये नॉन बाइंडिंग भी होता है, तो एक आमतौर के इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। द ग्राउंड वर्क फॉर द समिट इंक्लूडिंग मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एंड फॉलो अप मीटिंग्स is done by the Sherpas, who are generally personal representatives or member of diplomatic staff such as ambassadors. The leader of the important international organization like European Union, IMF, World Bank and the United Nations are also invited. तो कुछ formal organizations के members को भी बुलाया जाता है, officials को। तो आपको ये concept समझ में आएगा G7 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने ये कहा है कि इंडिया का जो सोवरिंग रेटिंग है वो अनचेंज रहेगा आने वाले 2 सालों तक। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया के लिए किया है। कहने का मतलब, ये जो रेटिंग 2 साल तक अनचेंज होने का मतलब ये होता है कि इंडिया का आज जो स्टैंडर्ड है, जो रेटिंग दी गई है स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा, वो मेंटेन रहेगी 2 सालों तक। जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो इन्वेस्टर्स वगैरह जो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग को लेते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, वो यही रेटिंग रहेगी। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। थोड़ा समझते हैं ये पूरा मसला क्या है। देखिए, Standard and Poor is one of the largest credit rating agency assigning letters grade to companies and countries, and the debt they issue on a scale of AAA to D, indicating their degree of investment risk. ये जो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ये क्या करती है, हर एक कंट्रीज और कुछ कंपनियों को ये रेटिंग देती है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ, ये अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। मतलब कि ये अगर रेटिंग हायर रेटिंग होगी, AAA रेटिंग होगी, तो वो बहुत ही अच्छी कंट्री होगी या कंपनी होगी जहाँ पर अच्छे तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। और डी जो होगा वो सबसे घटिया कंपनी होगी या कंट्रीज होगा जहाँ पर आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका डूब सकता है। तो इंडिया का भी रेटिंग जो है BBB है, BBB है। सो ये जो स्टैंडर्ड है जो इंडिया को मिला हुआ है BBB, इस स्टैंडर्ड से इंडिया का रेटिंग कम नहीं होगा आने वाले 2 सालों तक। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक से जूझ रहा है और इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो रही है, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर चाहते तो ये इंडिया की रेटिंग को कम कर सकते थे अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। बट ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया के स्टैंडर्ड को कम नहीं किया, रादर इंडिया को सपोर्ट किया कि इंडिया नीड हेल्प्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इंडिया नीड सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड दिस टाइम, एंड बाय रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड और रेटिंग वी कांट पुट इंडिया इनटू अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो इसके चलते उन्होंने ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखा आने वाले 2 सालों तक। की पॉइंट्स क्या है इस सोवरेन क्रेडिट रेटिंग का? So normally a sovereign credit rating is an independent assessment of the credit worthiness of a country's or sovereign entity, and it can give investors insight into the level of risk associated with investing in the debt of a particular country, including any political risk. तो ये political risk को भी cover करता है। In addition to issuing bond in external debt market, another common motivations for the countries to obtain a sovereign credit rating is to attract foreign direct investment. अगर रेटिंग अच्छी होगी तो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो रिसेंटली आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसमें भी इंस्पाइट ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक हमारा शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी कहा यह जा रहा है कि उतने ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। As the request of the countries, a credit rating agency will evaluate its economic and political environment to assign it a rating.
S&P give BBB or higher rating to countries it considered investment grade, and grades of BBB plus or lower are deemed to be speculative or junk grade. तो BBB इंडिया को है जो काफ़ी अच्छा है. Moody's considered a Baa3 or higher rating to be of investment grade, and a rating Ba1 and below is speculative. तो ये कुछ सपोर्ट है जो हमें मिला हुआ है स्टैंडर्ड एंड पुअर से, और ये इंडिया नीड्स दिस टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सिचुएशंस. तो ये सपोर्ट इंडिया नहीं भूलेगा, और जब वक्त आएगा तो हम जरूर इसको रिपे करेंगे. हमारा अगला न्यूज़ है दहला डैम से रिलेटेड. रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि तालिबान ने कैप्चर कर लिया है अफगानिस्तान का सेकेंड बिगेस्ट डैम आफ्टर मंथ ऑफ ईयर्स फाइटिंग. अब देखिए तालिबान, क्योंकि अमेरिका और नेटो सोल्जर्स नेटो कंट्रीज़ के वहाँ से जाने के बाद फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में, और वो अभी फियर्स फाइटिंग कर रहे हैं अफगानी फोर्सेस से, और उन्होंने अफगानिस्तान का जो सेकंड बिगेस्ट डैम है जिसको हम लोग दहला डैम कहते हैं उसको वो कंट्रोल या कैप्चर कर लिया है. तो थोड़ा समझते हैं इससे रिलेटेड. द दहला डैम इज ऑल्सो नोन एज अर्घनदाब डैम, and it is located in the साहिवाल कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस अफगानिस्तान. तो ये कंधार प्रोविंस अफगानिस्तान के साहिवाली कोट में ये लोकेटेड है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था. इट वाज बिल्ट ऑन द रिवर अर्घनदाब रिवर. ये जो डैम है ये प्रोवाइड करता है इरिगेशन टू फार्मर्स वाया ए नेटवर्क ऑफ कैनल एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर फॉर द प्रोविंशियल कैपिटल. ये पीने का साफ पानी और फार्मर्स के इरिगेशंस के लिए पानी प्रोवाइड कराता है, और इसके ऊपर में तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है. तो हो सकता है आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा. द डैम कैप्चर्स comes after clashes erupted in neighboring Helmand province just day after the US military formally began withdrawing its remaining troops from the Afghanistan. क्योंकि वहाँ से अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने विड्रॉल शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज तालिबान अपने पावर को इंक्रीज कर रहा है वहाँ उस अफगानिस्तान रीजन में. ये कुछ रीजन पड़ता है. दिस वन इज कांधार, और कांधार से बहुत कुछ बगल में ही है आपका दहला डैम. तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. दहला डैम तो आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दहला डैम कहाँ पर है और किस कंट्रीज में ये लोकेटेड है. चलिए अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं जिसका नाम हमने दिया है क्वेरी सेगमेंट. इस क्वेरी सेगमेंट्स में आपको अगर कुछ भी डाउट, जो भी हमारे जो लिसनर्स है, अगर उनको कुछ भी डाउट होता है इस लेक्चर के किसी भी सेगमेंट में, तो वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसका हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था LTE के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं LTE के बारे में. देखिए ये जो लेक्चर होगा 2 पार्ट में होगा. पहले हम मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर में आएंगे LTE में. तो LTE का दूसरा जो लेक्चर होगा वो हम लोग कल करेंगे. आज हम बेसिक्स थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझे तो ये हमें नहीं समझ में आएगा. चलिए समझते हैं LTE के बारे में. देखिए LTE जो है उसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस. ये मोबाइल टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज़ में जो 4G टेक्नोलॉजीज़ है, 4G टेक्नोलॉजीज़ को ही हम लोग LTE टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो आखिर ये 4G यहाँ तक कैसे पहुँचा और कैसे काम करता है, इसके लिए पूरा हमें मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन समझना पड़ेगा कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन काम कैसे करता है. देखिए थोड़ा समझते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस. आमतौर पे जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस हो रहा है ये आज हम वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम यूज़र डिवाइसेस या यूज़र इक्विपमेंट जो हमारा यहाँ पर मोबाइल होता है उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. बट ये सिर्फ आपका जो हैंडहेल्ड डिवाइस है ये सिर्फ वायरलेस है, बाकी कम्युनिकेशन आमतौर पे वायर के थ्रू ही होता है. तो ये पूरा सिस्टम क्या है हम लोग थोड़ा समझते हैं. जैसे सपोज करिए कि ये आपका मोबाइल है, इस मोबाइल में आपको एक सिम कार्ड लगता है जिसमें यूज़र्स का आइडेंटिफिकेशन रहता है, जिसको SIM हम लोग बोलते हैं. ये सिम कार्ड के अंदर में यूज़र्स का नाम, डिटेल और एक कोड रहता है जो इस सिम कार्ड में स्टोर रहता है. जब भी आप कोई किसी का नंबर डायल करते हो, डायलिंग के दौरान ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करता है या सबसे पास वाले टावर पे.
ये जो पास वाला टावर करता क्या है, इस सिग्नल को लेता है और ये ट्रांसमिट करता है जो जहां पर जिसको आपने फ़ोन किया है उसके नज़दीकी टावर को, और ये टावर जैसे ही आपको लोकेट कर लेता है वहां पर आपके फ़ोन में ये घंटी बजना शुरू कर देता है। ये जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ही फास्ट और लाइट के स्पीड से होता है, बट इसके अंदर में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आम तौर पे सपोज करिए ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। ये पर्सन ए का जो होम एरिया होता है, इस होम एरिया में एक स्विचिंग सेंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर करता क्या है, इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर में जो पर्सन उस एरिया में आता है उसका वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड रहता है, डाटा स्टोर रहता है, जैसे कि उसका सिम का नंबर, उसके सिम का पैक या कौन सा कोई भी डिटेल उसका यहाँ पर स्टोर रहता है। और जब हम कहीं फ़ोन करते हैं तो ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा टू दोज पर्सन्स बी के होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर ट्रांसमिट करता है डेटा होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, जहां से उस फोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है पर्सन बी के फ़ोन के अंदर में। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट होता है और ये कम्युनिकेशंस लाइट के स्पीड से होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक जाता कैसे है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, डाटा फ़ोन डायल किया, ये डायल करते ही ये हमारा जो होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर सर्च करता है कि जिसको फ़ोन किया गया है, तो उस पर्सन बी के जो होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है वहाँ पर ये कम्युनिकेशन जाता है और वहाँ से टावर के थ्रू उस मोबाइल के अंदर जाके वो रिंगटोन होती है या रिंग बजता है। बट अगर ये पर्सन बी कहीं मूव कर रहा है, कहीं चल रहा है या किसी दूसरे लोकेशंस में जा रहा है, तो ये जो उसका होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है वो सर्च करता है हमेशा पिंग करके कि वो पर्सन कहाँ पर है। जैसे ही जब भी आप कहीं मूव करते हो, आपका फ़ोन हमेशा मोबाइल के अगर अपने पास वाले मोबाइल टावर से कम्युनिकेट करता है और हर मिली सेकेंड्स में ये डाटा या लोकेशन सेंड करता है आपके होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, जिससे आपके होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर को मालूम रहता है कि आप कहाँ पर हो। तो यही जो फ़ोन आता है आपके दूसरे मिस्टर ए के फ़ोन से, ये डायरेक्टली आपके होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, और आपका होम मोबाइल स्विचिंग सेंटर को मालूम है आप कहाँ पर हो, तो उस टावर में आपको ये सिग्नल सेंड करता है जहाँ से आपको फ़ोन आता है। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी है ये आपके कम्युनिकेशंस की। ये जो अलग अलग टावर हैं, ये अलग अलग टावर कनेक्टेड होते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू, और हर एक टावर एक हेक्सागोनल एरिया कवर करता है, और ये हेक्सागोनल एरिया कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, ये एक सर्कल को डिनोट करता है। वो आपको ये समझ में आया होगा ये होल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन होता है कैसे। अब ये पूरा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस का इवोल्यूशंस कई सालों के अंदर हुआ है, तो उन इवोल्यूशंस को थोड़ा समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन था जिसको हम लोग 1G बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये जी डोनेट करता है जनरेशन्स को, तो जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन, इससे आने वाला है अभी 6G, तो वो होगा 6 जनरेशन। तो क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि जो हमारा 1G जो फ़ोन था जनरेशन जो था वो लगभग 1980s में स्टार्ट हुआ था, और ये एक प्रोटोकॉल एनालॉग था। यहाँ पर जो डेटा जो कम्युनिकेट होता था ये एनालॉग सिग्नल में कम्युनिकेट होता था, जिसके चलते वॉइस में क्लैरिटी नहीं थी, तो और इसके स्पीड भी कम थे, जैसे 2 से 4 kbps था। बट धीरे धीरे क्योंकि इसमें आप मोबाइल फ़ोन में सिर्फ बात कर सकते थे, सिम या ये SMS वगैरह की फैसिलिटीज़ इसके अंदर में नहीं थी। जब 2G डेवलप किया गया, वो 1990s में डेवलप किया गया था, और ये फ़ोन में पहली बार ये कैपेबिलिटीज़ आई कि आप फ़ोन और SMS दोनों ही कर सकते थे, जो काफ़ी बड़ी बात थी उस समय के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम आए, इसमें फिर 2.5G आया, उसके बाद जो आया 3G कम्युनिकेशन, ये फ़ोन को स्मार्टफोन बनाया। और ये लगभग 2003 में ये चालू हुआ था, ये मल्टीमीडिया, जहाँ पर आप फ़ोन, SMS और इंटरनेट को सर्फ वगैरह कर सकते थे। इसकी स्पीड 2 Mbps के करीब थी, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ़ोन भी कर सकते थे, SMS भी कर सकते थे, और अल्टरनेटिवली आप वहाँ पर इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते थे। नेक्स्ट जो आया 4G,
ये 4G जो था 2009 में चालू हुआ, और ये जो टेक्नोलॉजी इस पे काम करता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर में था, और ये जो आर्किटेक्चर यूज़ करता था उसको हम लोग LTE बोलते हैं, या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस। जबकि 3G जो काम करता था, ये जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता था जिसको हम लोग UMTS बोलते हैं। और अभी का जो 5G है वो भी काम करेगा LTE पर ये इवॉल्व होगा, और भी ज़्यादा इवॉल्व होगा। तो LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एक तरह का स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर है जहाँ पर इंटरनेट टेलीफोनी में या मोबाइल कम्युनिकेशन में इवोल्यूशंस को दर्शाता है। 4G टेक्नोलॉजी है वो 100 Mbps पे काम करता है, और आने वाला जो 5G टेक्नोलॉजी जिसका ट्रायल कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है वो है आपका लगभग 1 Gbps इसकी मिनिमम स्पीड रहेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी होगा ये कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, अल्ट्रा HD वीडियोस वगैरह ये सब कुछ एक्सेस किया जा सकता है। तो ये कुछ इवोल्यूशंस के सेगमेंट है 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। नेक्स्ट अब थोड़ा आते हैं इसके जनरेशन्स पे। देखिए सबसे पहला जो जनरेशन था 1G, ये 1980s में जैसे हमने कहा, इसका जो स्टैंडर्ड था AMPS एनालॉग सेगमेंट पे काम करता, सीक्वेंस पे काम करता था, और ये 2 kbps इसका स्पीड था, और इसमें सिर्फ वॉइस आप कर सकते थे। जबकि 2G में जब आया ये 2G GSM या CDMA में प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड पे काम करता था, और इसका जो स्पीड था 64 kbps, जो SMS पे काम, SMS भी आप सेंड कर सकते थे वॉइस के संग। 2.5G आया जो GPRS पे काम करता था, और इसके स्पीड थे 110 kbps, और इसमें MMS की भी फैसिलिटीज़ दी गई थी। उसके बाद 2.75G भी ये एज पे काम करता था, और इसकी जो स्पीड थी 135 kbps, और ये सपोर्ट करता था वायरलेस आपके इंटरनेट सर्फिंग वगैरह को साइमल्टेनियसली। उसके बाद जो 3G आया, 3G काम करता है 2002 में इवॉल्व हुआ था, उस समय ट्रायल शुरू हो गया था, और इसमें UMTS पे काम करता था, और ये वीडियो कॉल की भी फैसिलिटीज़ देता है। उसके बाद 3.5G, जैसे आपने देखा होगा 3.5G जब चलता था तो आपके मोबाइल के ऊपर में HSPS शो करता था। ये मल्टीमीडिया फ़ोन बनाया था, और ये लगभग 56 Mbps पर ही काम करता था। उसके बाद 3.75G ये HSPA और HSPA-P पे काम करता था, और ये भी मल्टीमीडिया फ़ोन था। जो 4G आया वो आया LTE के ऊपर में, और ये स्पीड लगभग 100 Mbps और 300 Mbps, ये इसमें आप लाइव वीडियो को स्ट्रीमिंग भी कर सकते थे। उसके बाद 4.5G आया जिसमें LTE प्लस, या जिसमें हम लोग वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस यूज़ करते थे। तो ये भी कुछ अलग प्लेटफॉर्म थे जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP या इंटरनेट से आप फ़ोन कर सकते थे, वो भी आपके VoIP पर काम करता था। ये सपोर्ट करता था VoIP। इस तरह से अभी जो 5G आने वाला है वो भी LTE प्लस पे ही काम करेगा, अलॉन्ग विथ इसकी स्पीड होगी मिनिमम 1 Gbps से लेकर 20 Gbps, और ये लगभग IoT को सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ मोबाइल फ़ोन के इवोल्यूशंस। कल के जो डिस्कशन होगा हम लोग अब इस प्लेटफॉर्म पे इस स्टैंडर्ड को समझेंगे डिटेल में कि ये कैसे काम करता है, और ये इन नाम का मतलब, इन सारे एब्रिविएशंस का मतलब क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।